जी। अब आप लोग बच्चे ये देखें कि मैं आप लोगों को क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स बता रहा था, जिसमें मैंने गैस्ट्राइटिस बताया है, हेपेटाइटिस बताया है। तो जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट का टेबल आएगा, पूछा जाएगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पैथोलॉजिक कंडीशन का नाम लिखना है, दूसरे नंबर पे एटियोलॉजिक एजेंट का, और तीसरे नंबर पे कैंसर का नाम लिखना है। ठीक है? ये चूंकि ईजी है तो मैं 2-3 आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये देखें बच्चे, पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस जो होता है वो अल्कोहलिक्स में कॉमन होता है, तो उसकी वजह से पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है। बस ये 4-5 आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स की। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के एससीक्यू में भी हेल्प करेगी और एमसीक्यू में भी हेल्प करेंगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग ने जितने भी मैंने टेबल्स आप लोगों को करवाने हैं, तो एक सेकेंड। हाँ, अब बच्चे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है बेसिकली कैंसर का इंसिडेंट। बच्चे, कैंसर के मुतालिक आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये पता होना चाहिए इस टेबल के अंदर कि ये एक टेबल में इसने बताया है कि एस्टिमेटेड कैंसर कितना है दुनिया में, ठीक है, मेल और फीमेल में। दूसरे टेबल में बच्चे ने ये बताया है कि कौन सा कैंसर है जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चे, काइंडली इन फाइंडिंग्स को आप लोग नोट कर लीजिए कि मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। ठीक है, प्रोस्टेटिक कैंसर मोस्ट कॉमन है, और फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर है। अच्छा, लंग का कैंसर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है मेल्स में, और सेकंड नंबर पे ही आता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, और थर्ड नंबर पे अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आता है। बच्चे, बुक के ऊपर रिलाय ना कीजिएगा, इतने सारे कैंसर देख के चकरा जाते हैं बच्चे। तो जो मैं आप लोगों को तीन तीन इंपॉर्टेंट दोनों के बता रहा हूं, उनको अलग से नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चे कि which one of the following cancer is the most common cause of mortality worldwide? कौन सा ऐसा कैंसर है जो कि मेल फीमेल दोनों के अंदर मॉर्टेलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट वजह है? तो ये आप देखें कि मेल और फीमेल दोनों में डेथ की सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो कैंसर है, दैट इज ब्रोंकोजेनिक, यानी कि लंग का कैंसर। ठीक है, कार्सिनोमा। दूसरे नंबर पे मेल्स के अंदर प्रोस्टेट और फीमेल्स में ब्रेस्ट, और तीसरे नंबर पे कोलोरेक्टल। तो मजे की बात यह है कि जो हमने इंसिडेंट्स वाले कैंसर बताए थे, उसके अंदर से सेकंड नंबर पे जो कैंसर था उसका फर्स्ट में ले जाएंगे डेथ वाले में, और फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले आएंगे। बस, बहुत आसान है याद करना। और बच्चे, मैं बता रहा हूँ, ये कोई मजाक वाली चीजें नहीं है कि आप लोग छोड़ दें। ये आप लोगों के प्रॉफ के एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और आप लोगों को डेली लाइफ में भी इंशाल्लाह ताला ये काम आएंगी। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स भी हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग जरा मूव ऑन करेंगे कार्सिनोजेंस की तरफ। ठीक है बच्चे, कार्सिनोजेंस की तरफ जाने से पहले चले मैं बिग कैट जंग की आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डायग्राम समझाता हूँ। जी, सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल कार्सिनोजेनेसिस जो होता है वो होता क्या है। एक केमिकल जो होता है वो कैसे एक कार्सिनो कैंसर करवा देता है पूरे का पूरा। तो बच्चे, ये बता दूं कि मीडियम रॉबिन्स के अंदर और बाकी बुक्स के अंदर जो भी आप लोग पढ़ते हैं पैथोमा शथोमा, उनके अंदर ये डिटेल के अंदर चीजें नहीं दी हुई, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले बच्चे, ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है और आगे भी आ सकता है कि कार्सिनोजेनेसिस के स्टेप्स बताएं। बच्चे, यहाँ पे इसने स्टेप्स जो है वो 2 शो किए हुए हैं, लेकिन होते 3 स्टेप्स हैं। डायग्राम में इसने 2 शो किए हैं। एक स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है प्रमोशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। अगर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो तीनों स्टेप्स को नोट कर लीजिए। आपका टिपिकल वाइवा का क्वेश्चन है कि कार्सिनोजेनेसिस के स्टेजेस बताएं। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस: इनिशिएशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन। अब आप ये देखें कि इनिशिएशन में होता क्या है। इनिशिएशन में ये होता है कि कोई भी जो आपका कार्सिनोजन है, जो कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है बच्चे, तो उसके इंटरमीडिएट्स बनते हैं डिफरेंट, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो वो डिफरेंट जगहों पे जाके सबसे पहले तो वो किडनी को अफेक्ट करता है ना। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है बच्चे कि जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स हैं, ये किडनी जो है इनको एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, एडक्ट बनवाते हैं। व्हाट इज एन एडक्ट? बच्चे, एडक्ट का आपने याद रखना है कि डीएनए के साथ मिलके बेसिकली ये ऐसी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं जो कि आपके सेल की ग्रोथ को डिस्टॉर्ट कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल आरबीसी ने
रेड ब्लड सेल ने, या आप ये कह लें कि व्हाइट ब्लड सेल ने अगर फोर्थ होना है, अगर डाई करना है 7 to 8 डेज के अंदर, और वो 7 to 8 डेज में नहीं मरता, वो अपनी लाइफ स्पैन पूरे करने के बावजूद नहीं मरता, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है जो कि उसको प्रोलॉन्ग्ड सर्वाइवल की तरफ लेके जा रहा है, और बेसिकली वो कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर अगर ऐसी चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से नॉर्मल सेल ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल बन जाए, तो ये इनिशिएशन में आएगा, और इसके अंदर डीएनए के अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं बेसिकली म्यूटेशन। प्रमोशन में क्या होता है बच्चे? प्रमोशन में ये होता है कि डीएनए के अंदर जो चेंजेस आ गई तो आ गई, अब उन चेंजेस आने के बाद जो सेल की ग्रोथ उल्टी सीधी होगी उसको आपने प्रमोशन कहना है। कभी भी आपको ये एमसीक्यू आता है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट दी होती है कि सेल प्रोलिफरेट्स एबनॉर्मली, और आपसे पूछा जाता है कि सेल इज प्रोलिफरेटिंग एबनॉर्मली जो है क्या शो कर रही है कि कार्सिनोजेनेसिस का कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन, प्रमोशन या टर्मिनेशन, तो आपने कहना है प्रमोशन। प्रमोशन में हमेशा प्रोलिफरेशन होती है, प्रमोशन में हमेशा डिफरेंशिएशन होती है, प्रमोशन में हमेशा अनडिफरेंशिएशन यानी कि एनाप्लेजिया होता है। तो प्रमोशन इज रिलेटेड टू ग्रोथ। इसकी वजह से बच्चे आप देखें कि सबसे पहले आपका प्री नियोप्लास्टिक क्लोन बनेगा। प्री नियोप्लास्टिक क्लोन से मुराद ये है कि आपका थोड़ा सा छोटा सा सेल्स का ऐसे मैस बनेगा जो कि अभी फुल ब्लोन कैंसर नहीं है, जो कि अभी फुली प्रोलिफरेटेड, फुली डेवलप्ड कैंसर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो मैस बनेगा उसके अंदर फर्दर म्यूटेशन ऐड ऑन होंगी, ऐड ऑन होंगी, ऐड ऑन होंगी, और वो बर्स्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। आई होप कि आप लोगों को कार्सिनोजेनेसिस के ये बेसिक स्टेप समझ आए होंगे, और आपके माइंड में आएगा कि टर्मिनेशन क्या होता है। तो बच्चे ये बता दूं कि जो फुल ब्लोन कैंसर डेवलप कर जाता है, अब उसका जो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल बिहेवियर होगा बॉडी में, ऑब्वियसली पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल तो होगा नहीं क्योंकि कैंसर इज एन अबनॉर्मल थिंग। तो आप ये देखें कि उसका जो वो बिहेवियर होगा, उन आखिरी स्टेजेस को हम लोग टर्मिनेशन कह देते हैं। या फिर कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जब फुली बन जाता है तो इसके आखिरी स्टेप को हम टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बच्चे आप लोगों को माइंड बूस्टर देता चलूं यहाँ पे आप लोगों की माइंड में। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी बंदे को रेड ब्लड सेल का कैंसर हो गया है? मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि किसी बंदे को रेड ब्लड सेल का कैंसर हो गया है। हाँ, मैंने ये जरूर सुना है कि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, किसी बच्चे को कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है, हेरिडिटरी स्क्लेरोसिस है, एनीमिया है, लेकिन ये सारी डिजीजेस तो कैंसर नहीं है। तो आप ये देखें कि व्हाई इज रेड ब्लड सेल इम्यून टू कैंसर? आरबीसीज के अंदर कैंसर क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि आरबीसीज जो है वो ए न्यूक्लिएटेड है, उनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। तो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं उसके अंदर कैंसर कहां से आएगा भाई? उसके अंदर तो कैंसर नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास डीएनए ही नहीं है। तो कैंसर होने के लिए जो सेल की ग्रोथ होती है वो होना जरूरी होती है, और सेल की ग्रोथ सिर्फ तब हो सकती है जब सेल के पास ग्रोथ मशीनरी मौजूद है। और ग्रोथ मशीनरी क्या होती है बच्चे? राइबोसोम्स और आपके साथ ही साथ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो है ही नहीं इसके पास, और ना प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकता है आरबीसी। तो इसलिए ये आपको मैंने अमेजिंग एक फैक्ट बताया कि आरबीसी का कैंसर नहीं होता डब्ल्यूबीसी का कैंसर जो होता है वो हो सकता है। चलो अब मैं देखता हूं कि कौन कौन सी ऐसी डायग्राम्स हैं इस अरेंजमेंट में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की बुक की ना अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए आप लोगों को डायग्राम्स कराता रहा हूं, लेकिन कुछ बातें अच्छा चलो ये हमने कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चे कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। यूएचएस का और आर्मी मेडिकल कॉलेज वाले दोनों बच्चों को ये सवाल प्रॉफ में आता है और आ भी चुका है, तो काइंडली गौर से सुनिएगा कि कार्सिनोजेंस होते क्या हैं बच्चे। कार्सिनोजेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस और इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में एक दफा बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है काइंडली। अच्छा, तो कार्सिनोजेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। थैंक यू बच्चे। अच्छा, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग बेसिकली वो कार्सिनोजेंस हैं जो कि खुद एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, जिनको एक्टिवेशन के लिए कोई ना कोई एक प्रोसेस अंडरगो करना होता है, जिनको अपनी एक एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज होना होता है तो ही वो एक्टिवेट होते हैं, वरना वो एक्टिवेट नहीं होते। तो बेसिकली आप ये देखें बच्चे कि जो आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस हैं
इनडायरेक्ट एक्टिंग वालों का ही दूसरा नाम है प्रो कार्सिनोजेन। ठीक है, यानी कि ये अपनी प्री प्रो फॉर्म में है या प्रो फॉर्म में है। पहले प्रो कार्सिनोजेन से ये लोग बनेंगे कार्सिनोजेन और फिर ये कैंसर करवाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो ऑलरेडी कार्सिनोजेंस हैं, तो वो डायरेक्टली कार्सिनोमा करवा सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये पेपर के अंदर जब सवाल आया था तो ये आया था कि केमिकल कार्सिनोजेंस के टाइप्स बताएं और इनकी एग्जांपल बताएं। बच्चे ये क्वेश्चन भी आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि कार्सिनोजेंस को डिफरेंशिएट करें, कार्सिनोजेंस की टाइप को। तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन में आपको यही बताना होता है कि ये डायरेक्टली एक्ट कर सकता है, इसको किसी किस्म की एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो आपका प्रो कार्सिनोजन होता है तो इसको एक्टिवेशन की जरूरत है। चलो अब मैं आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो बताऊंगा। बच्चों काइंडली उनके नाम याद कर लोगे तो बिल्कुल बेगम रहोगे, बेफिक्र रहोगे, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस जो है बच्चे, इसके अंदर है कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स और एसाइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर बच्चे आपका एक कॉमनली जो आना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए, वो है डाइमिथाइल सल्फेट। प्लीज इसको याद कर लीजिए, डाइमिथाइल सल्फेट। दूसरा एंटी कैंसर ड्रग्स। बच्चे कुछ ऐसे एंटी कैंसर ड्रग्स भी होती हैं जो कि किसी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही हैं, लेकिन किसी और ऑर्गन के अंदर वो कैंसर करवा सकती हैं। ठीक है, एक ऑर्गन के लिए तो यूजफुल है लेकिन दूसरे ऑर्गन के लिए हार्मफुल है। तो इसके अंदर आपको साइक्लोफॉस्फामाइड लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद बच्चे एसाइलेटिंग एजेंट जो है, इसके अंदर आपको अगर कोई नहीं भी आता तो खैर है, लेकिन ये बहुत आसान है, अगर आप लोग याद कर लें, एसिटाइल इमिडाजोल। बस, डाइमिथाइल सल्फेट, साइक्लोफॉस्फामाइड और एसिटाइल इमिडाजोल। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताता चलूं बच्चों आप लोगों को कि अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आता है कि केमिकल कार्सिनोजेंस को क्लासिफाई कीजिए तो क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग हमेशा 4 हेडिंग्स देंगे: डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस, इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस या प्रो कार्सिनोजेंस। तीसरी हेडिंग होगी आपकी नेचुरल कार्सिनोजेंस, नेचुरल प्लांट एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट, और चौथी होगी अदर। ये बात आपने मेरी बिल्कुल भी नहीं बोलनी। ठीक है, ये 4 हेडिंग्स देंगे अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछी जाती है कार्सिनोजेंस की या टाइप्स पूछी जाती हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग, फिर आपने यही 2 बताने हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि प्रो कार्सिनोजेंस जो होते हैं ये भी 2 तरह के हो सकते हैं: हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या एमाइन। ये बस आपने याद रखना है। देखें, पॉलीसाइक्लिक है, इसके अंदर भी रिंग है, और जो एरोमेटिक एमाइंस है इनके अंदर भी रिंग होता है। ये आपने याद रखनी है बात मेरी। ठीक है, तो आप ये देखें एक और कि अभी जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, तो इसके अंदर आपको टिपिकली जो याद होना चाहिए वो है बेंजोपायरीन। ये आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, बेंजोपायरीन और बेंजोएंथ्रासीन, ये लाजमी याद रखना है। उसके बाद है बच्चे एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस में है नफ्थाइलमीन। ठीक है, नफ्थाइलमीन। और बच्चे आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ, काइंडली उसको नोट कर लीजिए। नफ्थाइलमीन जो कंपाउंड होता है ये ब्लैडर कैंसर करवाता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा करवाता है। काइंडली सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये बहुत कॉमनली एमसीक्यू आता है। 3 एमसीक्यूज ऐसे हैं इस टेबल में से जो बहुत कॉमनली आते हैं। एक आता है आपको कि नफ्थाइलमीन जो है वो कौन सा कैंसर करवाता है, ब्लैडर का कार्सिनोमा। दूसरा बच्चे आपको एमसीक्यू आता है ये नेचुरल प्लांट एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में से एफ्लाटॉक्सिन B1, कि एफ्लाटॉक्सिन B1 कौन से ऑर्गन का कैंसर करवाता है, लिवर, लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन। तो आपने याद रखना है कि एफ्लाटॉक्सिन हमेशा लिवर का कैंसर करवाता है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है। और अदर्स के अंदर बच्चे आता है नाइट्रोसामीन, बहुत बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है बच्चे। आप लोग जो ग्रिल्ड फूड खाते हैं, हम लोग जो ईद के ऊपर ग्रिलिंग करते हैं, जो टिक्के बनाते हैं और उसको स्मोक देते हैं, कोल लगाते हैं, तो दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोसामीन। और जापान के अंदर बहुत, जापान और चाइना में बहुत बहुत कॉमन कैंसर है नाइट्रोसामीन की वजह से, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और साथ ही साथ एसोफेगस का एडिनो कार्सिनोमा। आपके एसोफेगस और स्टमक का जो कार्सिनोमा होता है वो नाइट्रोसामीन की वजह से होता है, यानी कि ग्रिल्ड फूड की वजह से। और बच्चे अभी रिसेंटली मैंने पार्ट 1 एफसीपीएस का एग्जाम दिया है, तो हमें भी ये एमसीक्यू आया हुआ था कि एक बंदे को एसोफेजियल कैंसर है,
तो उसको कौन सा कार्सिनोजन इफेक्ट किया, और ये ऑप्शन दिए हुए थे डिफरेंट, नफ्थाइलामीन, नाइट्रोसामीन, ये सारे, तो नाइट्रोसामीन, ठीक है। तो इसके अंदर जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं मैंने आप लोगों को वो ऑलरेडी बता दिए हैं, और ये भी बता दिया कि इसकी क्लासिफिकेशन आएगी तो आपने याद करना है। एक चीज और बता दूं कि नेचुरल प्लांट एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में कम से कम आप लोगों को एफ्लाटॉक्सिन B1 और बीटल नट्स का नाम लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और अदर्स के अंदर बच्चा आपको नाइट्रोसामीन और विनाइल क्लोराइड का नाम लाजमी आना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि विनाइल क्लोराइड एंजियोसार्कोमा कराता है और लिवर का कैंसर भी करवा सकता है। चलो, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली डायग्राम करवाने लगा हूं कि कैंसर जो होती है बेसिकली इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ये कैंसर हो कैसे जाता है। सबसे पहले बच्चे आप ये देखें, मेरे साथ मैं डायग्राम स्टडी करवा रहा हूँ, कोई निराली बातें आप लोगों को नहीं बता रहा। ये पहले वाली कुछ डिफरेंट थी, लेकिन ये वाली बात मैं डिटो आपकी बुक की बता रहा हूँ। बहुत खूबसूरत डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। नीचे लाइन में लिखा है कि कैंसर की डेवलपमेंट होती है जब वो स्टेप वाइज म्यूटेशन एक्वायर करता है। अगर उसको स्टेप वाइज म्यूटेशन ना मिले तो फिर कैंसर डेवलप नहीं कर सकता, वो एक स्टेज पे जाके रुक जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कार्सिनोजेनेसिस के स्टेप्स में पढ़ाया था कि इनिशिएशन होती है, प्रोलिफरेशन, टर्मिनेशन। तो मैंने आपको प्रोलिफरेशन के अंदर बताया था कि एक प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन बनता है। अगर प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन्स को फर्दर म्यूटेशन मिलेंगी तो ही वो फुल ब्लोन मैलिग्नेंट कैंसर बनेगा। अगर प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन को प्रॉपर म्यूटेशन नहीं मिलती तो वो भी डेवलप नहीं करेगा फुली कैंसर के अंदर, ठीक है। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। दूसरा बच्चे, अब आप लोग ये देखें कि आपका जो ये स्टेप वाइज एक्विजिशन है ये कैसे होती है। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के ऊपर कार्सिनोजन ने जाके एक्ट किया और म्यूटेशन करवाई। इसकी वजह से क्या हुआ, इनिशिएटेड प्रीकर्सर विद स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज। एक ऐसा सेल डेवलप हुआ जिसके अंदर स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज हैं। स्टेम सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सेल फॉर्म में ग्रो कर सकता है और उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है ग्रोथ का और हाइपरट्रॉफी का, हाइपरप्लेजिया का, ठीक है। तो आप ये देखें कि फिर म्यूटेशन इफेक्ट करती है जीनोमिक इंटेग्रिटी को। जीनोमिक इंटेग्रिटी से मुराद यही कि आपका डीएनए को इफेक्ट करती है। तो फिर आपका एक ऐसा प्रीकर्सर बनता है जिसके अंदर म्यूटेटर फिनोटाइप होती है। म्यूटेटर फिनोटाइप से बच्चे मुराद ये आप लोगों को एफएससी की बातें ये पता होंगी कि जीनोटाइप से मुराद होता है कि किसी भी सेल का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं और जितने भी मौजूद हैं क्या वो नॉर्मल शेप क्या है या अबनॉर्मल है। लेकिन फिनोटाइप से मुराद ये होता है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। तो आपका जो सेल है उसके अंदर डीएनए में जीनोमिक इंटेग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो ही गई है, साथ ही साथ उसके जीन्स जो है यानी कि उसका जो जीनोमिक कॉम्प्लीमेंट है उसकी फिनोटाइप में भी चेंजेस आ गई हैं। फिर जो फर्दर म्यूटेशंस होती हैं बच्चे उनको हम कहते हैं ड्राइवर म्यूटेशन, ठीक है। ड्राइवर म्यूटेशन वो म्यूटेशंस होती हैं जो कि आपका प्रीकर्सर म्यूटेटर फिनोटाइप सेल को फाउंडर कैंसर सेल में चेंज करवाती हैं। बच्चे ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कैंसर के केस में देखिए, वैसे तो म्यूटेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, पॉइंट म्यूटेशन हो गई, मिससेंस हो गई, वो दूसरी टाइप्स हैं। ये जो टाइप है म्यूटेशन की बच्चे ये कैंसर रिलेटेड है। तो आपसे वाइवा में कभी एग्जामिनर ये पूछता है कि कैंसर रिलेटेड म्यूटेशन की टाइप क्या होती हैं, तो आपने कहना है सर बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं। वो कहेगा क्या, कौन सी? फिर आप उसको बताएंगे कि सर एक होती है इनिशिएटर म्यूटेशन, वो जो कि नॉर्मल सेल को स्टेम सेल में चेंज कर रही है। दूसरी होती है ड्राइवर म्यूटेशन जो कि प्रीकर्सर म्यूटेटर फिनोटाइप को फाउंडर कैंसर सेल में चेंज कर रही है। और तीसरी होती है फर्दर एडिशनल म्यूटेशन, मतलब एडिशनल म्यूटेशन, ठीक है। इन म्यूटेशन का कोई नाम नहीं होता, इनको बेसिकली हम लोग कहते हैं फाइनल म्यूटेशन। ये वो म्यूटेशंस होती हैं बच्चे जो कि प्री क्लोन जो होता है, प्री न्यूप्लास्टिक क्लोन को फुल ब्लोन कैंसर में चेंज कर रही होती हैं। ये बच्चे बेसिकली म्यूटेशंस की टाइप्स हैं। मुझे आप लोग सब बताएं यहाँ पे कि काइंडली आप लोगों को ये वाली बातें समझ आई हैं जो मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। आप लोगों का जो क्विक रिप्लाई होता है वो मेरे लिए एक बूस्टर होता है ये जानने के लिए कि आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। तो जोदत एंड महक बोथ ऑफ यू काइंडली रिप्लाई मी, और स्लॉट 1 में रिप्लाई आ चुका है। वेरी गुड शाहजेब, वेरी गुड अली, वेरी गुड साइमा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, महक और जौदत का भी आ गया, थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा,
अब आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि जो मीडियम रॉबिन्स है उसके अंदर जो हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर की डायग्राम दिया है कि कैंसर का सेल कैसे कैसे प्रोलिफरेट करता है, तो उन्होंने ना वहां पे सिर्फ 6 फीचर्स बताए हुए हैं, 8 फीचर्स नहीं बताए हुए। जो बिग रॉबिन्स है उसके अंदर 8 फीचर्स बताए हैं। तो बच्चे आप लोगों ने यही वाली डायग्राम करनी है। सबसे पहली चीज कि हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर का मतलब क्या है। हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर से मुराद ये वो 8 एबिलिटीज, वो 8 तरीके जिसके थ्रू एक कैंसर का सेल अपने अंदर ये सलाहियत रखता है कि वो प्रोलिफरेट कर सके, वो अनवांटेडली अनवेलकमली जगह जगह पे जा सके, फैल सके। इसके अलावा बच्चे इससे मुराद ये है कि सेल के पास एक इन्फिनिट लाइफ स्पैन आ जाता है और वो मरता नहीं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप लोग देखें कि एक एक हॉलमार्क क्या है, मैं एक एक डिस्कस करता जाता हूँ। सबसे पहले बच्चे आप देखें कि जो हॉलमार्क मैं करूंगा दैट इज इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर। ऐसे सब्सटेंसेस सेल के अंदर रिलीज होते हैं बेसिकली जो कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल्ड वे में चलाते हैं और सेल को बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं होने देते। बच्चे जो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहले इनका कॉन्सेप्ट बना लीजिए मेरी आवाज सुन के। तो इसके अंदर ड्रॉ करने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ सुनने वाला है। सुनेंगे तो बुक से पढ़ेंगे तो चीजें समझ आएंगी, वरना नहीं आने वाली। कि सेल के अंदर नॉर्मली ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि किसी भी नॉर्मल सेल की, कैंसर सेल की नहीं, किसी भी नॉर्मल सेल की ग्रोथ के ऊपर एक चेक रखते हैं, एक कंट्रोल रखते हैं कि ये उतना ही ग्रो करे जितना इसको चाहिए। बाद में अगर इसने मरना है तो ये मर जाए। जैसे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो आपके गट के एपिथेलियम के सेल्स रोजाना चेंज होते रहते हैं। इसी तरह आपका जो आरबीसी है वो 120 डेज बाद फोर्थ हो जाता है। इसी तरह बच्चे जो आपके डब्ल्यूबीसीज हैं ये मैक्सिमम 6 to 10 डेज के बाद फोर्थ हो जाते हैं अगर ये टिश्यू में हो तो अगर ये इससे ज्यादा ग्रो करेंगे तो इसका मतलब है कि उनके ग्रोथ सप्रेसर्स जो है वो अपना काम नहीं कर रहे। तो बच्चे इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स का मुराद ये है, इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना। कैंसर सेल जो होता है वो ग्रोथ सप्रेसर्स को अवॉइड करता है, बल्कि ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करता है जो कि ग्रोथ सप्रेसर्स को के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं और जो कैंसरस सेल है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकता है। दूसरा फीचर है एनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी। इसी पहले वाले फीचर से ये रिलेटेड है कि कैंसर सेल के अंदर ऐसे जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि उसको इन्फिनिट एबिलिटी देते हैं कि वो रेप्लिकेट करता जाए करता जाए करता जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 जितने सेल्स बन सकते हैं बनते जाएं। ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, जो मैंने आप लोगों को शुरू में एक टेबल भी करवाया था क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स का, अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट मौजूद है तो वो आपके ट्यूमर को प्रोमोट करेगी। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि इन्फ्लेमेशन के अंदर खुद ऐसे साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, ऐसे इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं जो कि कैंसर की ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। चौथा फीचर है बच्चे एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। यानी कि कैंसर सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो इन्वेड कर सके और मेटास्टेसाइज कर सके। तो बच्चे इस जगह पे आप लोग मेरी वो बात याद करें जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैलिग्नेंट सेल्स के अंदर लॉस ऑफ ई का एडहेरेंस होता है। तो ये बेसिकली वो बात है, वो एक छोटी सी एग्जांपल थी इस फिनोमेना की कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो कैसे मेटास्टेसाइज करते हैं और फैलते हैं। ऐसे फैलते हैं बाय द लॉस ऑफ ई एडहेरेंट प्रोटीन, कि उनके अंदर से ई एडहेरेंट प्रोटीन का लॉस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बचे पांचवा फीचर जो इसके अंदर आता है दैट इज जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। कि आपका जो जीनोमिक मटेरियल होता है किसी भी कैंसर सेल का वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल से मुराद बेसिकली ये है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको खुद समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके अंदर म्यूटेशन इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, उसके अंदर डैमेज होता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि उसके पास एक इनफिनिट रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी भी आ रही है। ठीक है। तो इसको कहते हैं जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, और ये बेसिकली शो करता है म्यूटेटर फिनोटाइप को। अब आपको ये एमसीक्यू आ सकता है बच्चे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर शोज म्यूटेटर फिनोटाइप। कौन सा ऐसा हॉलमार्क है जो कि म्यूटेटर फिनोटाइप का रिप्रेजेंटेटिव है।
तो आपने याद रखना है कि जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। उसके बाद छठा फीचर है इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। कैंसर सेल्स इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इतने चालाक होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं कि उनके इर्द गिर्द ब्लड फ्लो इनहेंस हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इनहेंस होगा तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे ही मैं छोटी सी एक और बात हाईलाइट करता चलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोजेनेसिस एंड वास्कुलोजेनेसिस। वास्कुलोजेनेसिस बच्चे ये होता है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर कोई ब्लड वेसल थी ही नहीं और नई नई पहली पहली ब्लड वेसल जो बनी है उसको वास्कुलोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन एक ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लड वेसल से फर्दर कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स का बनना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट फीचर है रेजिस्टिंग सेल डेथ। कैंसर सेल्स ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करवाते हैं जिसकी वजह से सेल डेथ उनकी नहीं हो पाती। बेसिकली वो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को सिक्रीट करवाते हैं। सेल के चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो भी पढ़ी हैं, यानी कि बैक वो मुझे एग्जैक्टली उनके नाम नहीं याद कि एंटी एपोप्टोटिक कौन सी थी, लेकिन मुझे उनके जनरली नाम पता है कि बैक है, BCL2 है, उसके अंदर कुछ प्रो अपोप्टोटिक है, कुछ एंटी अपोप्टोटिक है। तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को प्रमोट करते हैं। उसके बाद आठवां फीचर है डीरेगुलेटिंग सेलुलर एनर्जेटिक। अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो बहुत थोड़ी एनर्जी पे प्रोलिफरेट कर सकें। ठीक है। उसके बाद नौवां फीचर है सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नल। जो आपकी प्रोलिफरेशन का सिग्नल होता है उसको मरने नहीं देते। ये बात आपने याद रखनी है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो ग्रोथ प्रोमोटिंग सेल सिग्नल्स को कभी भी डाई नहीं करने देते, उनको जिंदा रखते हैं ताकि सेल की प्रोलिफरेशन होती रहे। और आखिरी है अवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन, कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आपके नेचुरल किलर सेल्स, ये बात नोट कर लीजिए, इन्नेट इम्यूनिटी में नेचुरल किलर सेल्स कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके टी सेल्स जो होते हैं, खास तौर पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो इन दोनों सेल्स को अवॉइड करते हैं बाय सिक्रीटिंग सच सब्सटेंसेस जो कि इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते और कैंसर सेल्स के करीब ना आने दें। एक और बात बच्चे यहाँ पे हाईलाइट करते चलूं, सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री के अंदर जेनेटिक्स के चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम बेसिकली वो एंजाइम होता है कि अगर वो किसी सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा हो तो वो सेल जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट करता रहता है। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली वो हमारी बॉडी में एब्सेंट होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा एक ऑर्गन है या जगह है जहाँ पे आपका जो होता है टीलोमरेज नॉर्मली एक्सप्रेस होता है, तो बच्चे याद रखिएगा कि आपके गोनेड्स के अंदर टीलोमरेज नॉर्मली एक्सप्रेस होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जर्म सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन चल रही होती है, उनकी मैच्योरेशन वक्त के साथ साथ चल रही होती है। तो ये इसकी नॉर्मल लोकेशन है। बाकी किसी भी जगह पे ये होगा तो ये अबनॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये डायग्राम हम लोगों ने कर ली। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक फीचर को डिस्क्राइब करके, लेकिन उससे पहले कुछ और टेबल्स हैं। ये देखें बच्चे, मीडियम रॉबिन्स की जो डायग्राम है इसके अंदर 6 हॉल मार्क्स बताए हुए हैं और बिग रॉबिन्स वाली में 10 बताए हुए हैं। ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छी डायग्राम है, आप लोगों ने वही करनी है, वो ज्यादा डिटेल्ड है। अच्छा, इन फीचर्स पे जाने से पहले बच्चे मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ कुछ और टेबल्स। तो आप लोग मेरे साथ काइंडली ये वाले टेबल्स फिनिश कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इनकी डिटेल वाली डिस्क्रिप्शन के ऊपर। एक सेकेंड बच्चे। जी, ये टेबल हम करते हैं। बच्चे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि नियोप्लेजिया के चैप्टर में से अगर कहीं से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं किसी टॉपिक पे से तो वो है ट्यूमर मार्कर। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ट्यूमर मार्कर के जो एमसीक्यूज होते हैं वो फोर्थ ईयर के अंदर भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप अभी नहीं याद करेंगे तो फोर्थ ईयर वाले आपको समझ नहीं आएंगे, और फाइनल ईयर की मेडिसिन में आते हैं और एफसीपीएस पार्ट 1 में भी आते हैं। चाहे आप मेडिसिन का दे रहे हो, सर्जरी का, ट्यूमर मार्कर से आपकी जान नहीं छूटने वाली। अच्छा, सबसे पहले आपको यह बता दूं बच्चे कि ट्यूमर मार्कर होता क्या है। बच्चे, ट्यूमर मार्कर एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का कैंसर हुआ है तो उस ऑर्गन के अंदर अगर कोई प्रोटीन सिक्रीट करवा सकता है ट्यूमर, ठीक है,
कोई एंजाइम सिक्रीट करवा सकता है, कोई एंटीजन एक्सप्रेस करवा सकता है। इसको हम कहते हैं ट्यूमर मार्कर। यानी कि फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल आपको एक देता हूं कि लिवर के कैंसर के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन जो है बच्चे, वो आप लोग पढ़ के आए हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा होता है जब बेबी के अंदर अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो तो। और डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बहुत कम होता है। तो अल्फा प्रोटीन के ज्यादा और कम लेवल्स आपको डिफरेंट डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल अगर एक बंदा नॉर्मली, तो हमारे अंदर जो अल्फा फीटोप्रोटीन होती है वो नॉर्मल रेंजेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो अगर हाई हो जाए सडनली, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये बंदा डाउन सिंड्रोम में चेंज हो गया है, नॉर्मल हट्टा कट्टा बंदा। या आप ये भी नहीं कह सकते कि एक अडल्ट बंदा जो है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, नहीं, क्योंकि वो तो दोनों चीजें कॉन्जेनिटल हैं। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर एक बंदे को अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हुआ है तो उसको लिवर का कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ट्यूमर मार्कर्स की डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्यूमर मार्कर्स आर इंडिकेटर्स ऑफ, चलिए डेफिनेशन इसकी अभी ना नोट कीजिए, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये सिग्निफिकेंस बता दिया मैंने आपको कि ट्यूमर मार्कर जो होता है, नंबर 1 आपको ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि किस ऑर्गन का ट्यूमर हो सकता है। दूसरा, आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को लिवर का कैंसर था और उसके अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल थे 100 यूनिट थे, फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं। अब हमने उसका लिवर कैंसर जो है वो ट्रीट किया है, तो क्या अल्फा फीटोप्रोटीन को 100 ही होना चाहिए या कम होना चाहिए? क्योंकि सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि लिवर कैंसर के अंदर अगर आपने लिवर कैंसर ट्रीट कर दिया फिर तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए ट्यूमर मार्कर इंडिकेटर होता है डिजीज की प्रोग्रेशन का। ठीक है। तो डिजीज किस तरफ जा रही है, ये इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस है। तीसरी सिग्निफिकेंस भी इसकी यही है कि ये डिजीज की जो ट्रीटमेंट या थेरेपी होती है, थेरेपी के रिस्पॉन्स को शो करता है। अगर एक बंदे का ट्यूमर जो है वो कम हो गया है विद एज विद ट्रीटमेंट, तो उसका ट्यूमर मार्कर भी कम होना चाहिए। ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंस की बातें आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। प्रॉफ के अंदर वाइवा में पूछा जाता है और एमसीक्यू आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्टेड ट्यूमर मार्कर्स, ये सारे के सारे आप लोग करेंगे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी जो होता है वो नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में सिक्रीट होता है और ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर के अंदर। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट यानी कि आपके प्लेसेंटा के जो ट्यूमर्स हैं, जैसे कोरियोकार्सिनोमा, जैसे मैंने आपको प्लेसेंटा का ट्यूमर बताया था। अच्छा बच्चे, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो टेस्टिस का ट्यूमर मैंने आपको बताया था मैलिग्नेंट, वो था सेमिनोमा। सेमिनोमा के अलावा भी टेस्टिस के अंदर ट्यूमर हो सकते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर। तो नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स के अंदर आपके 2 चीजें रेज हो सकती हैं। नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर हो अगर टेस्टिस का, तो एचसीजी रेज हो सकता है या अल्फा फीटोप्रोटीन, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो थायराइड होता है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करवाते हैं T3 T4 और पैराफॉलिकुलर सिक्रीट करवाते हैं कैल्सिटोनिन। तो अगर उन सेल्स का या थायराइड का कैंसर हो, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हो, तो उसके अंदर कैल्सिटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। इसी तरह बच्चे किडनी का, अगर किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड है या एड्रीनल ग्लैंड, उसकी अगर मेडल्ला का ट्यूमर हो, तो आपने कहना है कि कैटेकोलामीन बहुत ज्यादा रिलीज होंगे। अब बच्चे मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपको अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि एक बंदे के अंदर कैटेकोलामीन का लेवल बहुत ज्यादा आया है, बहुत, ठीक है, तो उसको ट्यूमर किस जगह का है? तो आपने याद रखना है कि आपने कभी भी एड्रीनल ग्लैंड का ऑप्शन टिक नहीं करना अगर आपको एड्रीनल मेडल्ला का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये मेडलरी ट्यूमर होता है एड्रीनल मेडल्ला का, जहां से आपका कैटेकोलामीन सिक्रीट होता है। ठीक है। तो ये आपके 3 वो हार्मोन्स थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका हेडिंग है ऑन्कोफिकल एंटीजन। ऐसे कौन से एंटीजन हैं जो कि बच्चों में भी एम्ब्रियोनिक फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं और अगर वो एडल्ट्स में एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएं तो दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज अब नॉर्मल। तो अल्फा फीटोप्रोटीन लिवर सेल कार्सिनोमा यानी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है, को शो करता है, और नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिस हो गया। नंबर 2 पे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके जीआईटी के ट्यूमर का, कोलॉन के ट्यूमर का और पैंक्रियास के ट्यूमर का और स्टमक के।
तो 3 आपके जो जीआईटी के ऑर्गन्स है, पैंक्रियाज, स्टमक और कोलोन, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। साथ ही साथ लंग्स के अंदर और हार्ट के अंदर भी रेयरली एक्सप्रेस हो सकता है। लंग्स और हार्ट के लिए ये कॉमन नहीं है। तो बच्चे यहाँ से ही आपका ये एमसीक्यू बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन shows does not show which one of the following cancer of, चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैंसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट शो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। और मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पैंक्रियाज, लंग, स्टमक, हार्ट और ब्रेन। तो आप कहेंगे ब्रेन। ब्रेन के अंदर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन नहीं शो होता। ठीक है, मैंने पूछा डज नॉट। उसके बाद है आइसोएंजाइम। आइसोएंजाइम्स में बच्चे दो आते हैं, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज और न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज। अब आपने ये याद रखना है कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज प्रोस्टेटिक कैंसर में रिलीज होगा और न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज जो होता है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग और न्यूरोब्लास्टोमा में। चलिए इसको याद कराने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये बताता हूँ कि न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज बेसिकली एक एंजाइम है जो कि हर उस जगह पे सिक्रीट होगा जहां पे आपका न्यूरल कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है क्योंकि वहां पे न्यूरल कंपोनेंट आ जाता है, न्यूरॉन लाइक प्रॉपर्टीज आती हैं, ट्रू न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज नहीं आती। और न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर भी यही होगा। और मैंने आपको बताया था अभी कि न्यूरोब्लास्टोमा वो ट्यूमर है जो कि ओमा के साथ खत्म हो रहा है लेकिन है मैलिग्नेंट। उसके बाद आप ये देखें बच्चे के स्पेसिफिक प्रोटीन्स में क्या आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन या प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। तो प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज और एंटीजन में फर्क रखना है आपने। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे बहुत ज्यादा सिक्रीट होती हैं प्लाज्मा सेल के ट्यूमर में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल माइलोमा जो है वो प्लाज्मा सेल का ट्यूमर है, जहां पे रॉबिन्स ने टेबल ड्रॉ करके बताया था नॉमेनक्लेचर ट्यूमर का, वहां पे उसने प्लाज्मा सेल नहीं लिखा हुआ था। काइंडली आप सब लोग अपने पास नोट कर लीजिए कि प्लाज्मा सेल का कैरेक्टरिस्टिक ट्यूमर होता है मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, ये आपने याद रखना है मल्टीपल माइलोमा। और आपको ये बात पता है ना कि जो बी सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज होते हैं तो फिर ही प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं बेसिकली गामा ग्लोबुलिन की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर में एक्सप्रेस होगा। फिर आपकी आ गई ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, CA125, CA19-9 और CA15-3। बहुत बहुत ज्यादा दफा बच्चे फाइनल ईयर की गायनी के अंदर, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में सॉरी के अंदर ये एमसीक्यू में आ जाती होती है। जो आपका ओवेरियन कार्सिनोमा है बच्चे, इसके अंदर CA125 एक्सप्रेस होता है। जीआईटी के कैंसर के अंदर कोलोनिक कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर में CA19-9 होता है और ब्रेस्ट कैंसर में 15-3 होता है। और बच्चे याद रखिएगा कभी भी आपने ये लिखना है तो इनके बीच में जो डैश डली हुई है वो लाजमी डालनी है, डैश को स्किप नहीं करना। एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ आप लोगों को कि जीआईटी के कैंसर के लिए अब आपको 2 लाजमी ट्यूमर मार्कर आने चाहिए, एक कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन और दूसरा 19-9। कोलोन और पैंक्रियास दोनों के अंदर ये होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आएं।